नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, जिसका नाम है गोलमेज सम्मेलन, इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसे कहा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों गोलमेज सम्मेलन। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, हमने पढ़ा था दांडी मार्च, हमने पढ़ा था जियाल रंग आंदोलन, और हमने पढ़ा था जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थे उसमें हमने पढ़ा था लाल कुर्ती आंदोलन। ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, उधर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया जा रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन में सबसे पहले हम जानेंगे ऐसी चीजें, ऐसी कॉमन बातें जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में सेम रहने वाली हैं, जो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो पहले हम उन बातों को पढ़ लेते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, वो पहले में, दूसरे में और तीसरे में सेम रहने वाली हैं, इसीलिए मैंने पहले उनको एक जगह नोट कर दिया है ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है भाई, तो यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको हम जान लेते हैं, जो बेसिक है, जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस टाइप में मिल जाते हैं सीधे सीधे। तो पहले तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, तो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं विद्यार्थियों 3। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं, गोलमेज सम्मेलन विद्यार्थियों हुए हैं कितने, 3। कब कब हुए हैं, अच्छा ये भी जान लीजिए। तो 1930, 1931 और 1932। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं विद्यार्थियों 3, 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, महीना कौन सा था वो मैं आपको जब स्पेशली गोलमेज सम्मेलन शुरू करूंगा तब आपको बताऊंगा। ये सामान्य जानकारी है, तो पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन कुल कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, 1930 में, 1931 में, 1932 में। एग्जाम में पहला प्रश्न यहीं से आ जाता है कि गोलमेज सम्मेलन कौन सा कब हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1930 में, 1931 में, 1932 में। स्थान यदि हम देखें काफी महत्वपूर्ण है, तीनों गोलमेज सम्मेलन, इनके स्थान ये बदलने वाली चीज नहीं है, इसीलिए आपको याद रख लेनी है। तीनों गोलमेज सम्मेलन, चाहे पहले का पूछे, चाहे दूसरे का, चाहे तीसरे का, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए हैं, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। ध्यान रखेंगे, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए हैं विद्यार्थियों, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ है एक 5 स्टार होटल जिसका नाम था सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला भी हुआ है, दूसरा भी हुआ है, तीसरा भी हुआ है। ये कॉमन पॉइंट है, बदलने वाले नहीं है। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्षता पेपर में चाहे पहले का पूछे कि बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन रहे, चाहे दूसरे का पूछे, चाहे तीसरे का पूछे, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे द्वितीय हो या तृतीय हो, तीनों की अध्यक्षता की है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता की है, पहले की, दूसरे की और तीसरे की। अगला पॉइंट है हमारे पास उद्घाटनकर्ता। ठीक है, उद्घाटन किसने किया गोलमेज सम्मेलनों का, पहले का, दूसरे का और तीसरे का। तो ये भी जानकारी सेम है, चाहे पहले के पूछे, चाहे दूसरे के, चाहे तीसरे के। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के उद्घाटन करता है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 5 नंबर हम इन्हें कह सकते हैं, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटन करता है। उद्घाटन चाहे पहले का पूछे, चाहे दूसरे का, चाहे तीसरे का, ये तीनों ही किए हैं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है यहां पर, उद्देश्य क्या है, काफी महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बताइए उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन की, उद्देश्य क्या था गोलमेज सम्मेलनों को बुलाने का। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलनों को बुलाने का उद्देश्य क्या था विद्यार्थियों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन आया था 1928 में। ठीक है, और मई 1928 में जो है उसने अपनी
मई 1928 में नहीं, सॉरी, साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट लगाई है तो मई 1900 सॉरी, यहां पर हमने देखा कि साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था साइमन कमीशन। और जब साइमन कमीशन भारत आता है तो अपनी रिपोर्ट लगाता है 27 मई 1930 को। ठीक, तो 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगाई। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जब आई 27 मई 1930 में, जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के उद्देश्य से गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए? 3। कहां बुलाए गए? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। अध्यक्ष कौन रहे? रैमजे मैकडोनाल्ड। उद्घाटनकर्ता कौन रहे? जॉर्ज पंचम। उद्देश्य क्या है? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। और एक प्रश्न यहां पर बहुत अच्छा सा है कि उस भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो वो है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पहले में भी लिया, दूसरे में भी लिया और तीसरे में भी लिया। तो वो व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की वो व्यक्ति हैं विद्यार्थियों कौन? वो व्यक्ति हैं डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी की है। एक प्रश्न यहां और पूछता है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसको भी हम यहीं ऐड कर लेते हैं। यह भी प्रश्न पेपर में पूछता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की? तो विद्यार्थियों, कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? दूसरे में। और कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने लिया। यह हम याद रखेंगे। अभी मैं इसके डिटेल जो है आपको बताता हूं। तो ये है विद्यार्थियों वे पॉइंट जो कॉमन है। बात समझ पा रहे हैं ना? ये सामान्य बिंदु हैं। ठीक, जो वनडे एग्जाम में भी पूछ लेगा आपसे, हो सकता है लेखपाल में पूछ ले, या जो वनडे एग्जाम होते हैं पुलिस वगैरह, वहां ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य बिंदु है जो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, कहां हुए, अध्यक्ष कौन है, उद्घाटनकर्ता कौन है, उद्देश्य क्या था गोलमेज सम्मेलनों को बुलाए जाने का, और कुछ महत्वपूर्ण बातें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। ठीक है ना, और कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये सामान्य बातें हैं, ये आपको पता होनी ही चाहिए। चलिए, तो ये सामान्य बातों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और अब आप हेडिंग डालें इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और अब हम यहां पढ़ने वाले हैं पहला सॉरी, अब हम यहां पढ़ने वाले हैं पहला गोलमेज सम्मेलन। चलिए हेडिंग डालें, यहां पर दिख रहा होगा यहां तक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। लगता है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ऊपर चला गया। चलिए मैं इसको सेट कर देता हूं, नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। तो टॉपिक है यहां पर हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन। चलिए तो देखते हैं यहां पर हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आज हम चर्चा करने वाले हैं यहां पर पहले गोलमेज सम्मेलन की। ठीक, तो जो बेसिक पॉइंट है, जो बदलने वाले नहीं है, वो आपके सामने है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करें यहां पर ये जो गोलमेज सम्मेलन है, इनको गोलमेज सम्मेलन क्यों कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? गोलमेज सम्मेलन का नाम गोलमेज ही क्यों है? ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन का नाम गोलमेज इसलिए है विद्यार्थियों क्योंकि ये सभी लोग, है ना, एक गोल मेज के चारों ओर इकट्ठे होते थे।
एक बड़ी सी गोल मेज होती थी राउंड शेप में, उसके चारों ओर ये लोग इकट्ठे होते थे और अपने विचारों को व्यक्त करते थे। तो चूंकि ये मीटिंग एक बड़ी सी गोल मेज के चारों ओर होती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोलमेज सम्मेलन। ये इसका कारण है कि आखिरकार इसको गोलमेज क्यों कहा जाता है, बाकी और कोई कारण नहीं। ठीक है, तो अब जरा हम बेसिक पॉइंट देखते हैं यहां पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अच्छा सबसे पहले देखें हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन का समय क्या है। तो इसका समय है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। ठीक है, तो यह है समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। याद रखेंगे, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। ठीक है, समय याद रखेंगे। पेपर में इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कि इनको सही कालक्रम के अनुसार सजाइए, तो वहां पर केवल 30, 31, 32 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वहां पर आपको बाकायदा डेट भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर इसके आसपास की जो मिलती जुलती घटनाएं हैं उनको भी रखेगा। जैसे गांधी इरविन समझौते को भी रख देगा, तो फिर आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए विद मंथ। ठीक, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का समय है विद्यार्थियों 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, ये इसका समय है। अच्छा, जो कॉमन पॉइंट है, जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की। उद्घाटन किसने किया, जॉर्ज पंचम ने किया। तो ये बात तो कॉमन है, इसलिए मैं दोबारा इनको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये यहीं से आप लोग देखेंगे। उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल आप लोगों के सामने है साइमन कमीशन का, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है उसको, उस पर विचार करने के लिए हुआ था। अब हम देखते हैं कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है इसमें कुल कितने लोग शामिल थे, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलनों में कुल कितने लोगों ने हिस्सा लिया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों ने हिस्सा लिया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना, कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कितने लोग शामिल थे, तो 89 लोग शामिल थे इस सम्मेलन में। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बताइए विभिन्न संप्रदायों की ओर से इस गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन शामिल था। तो देखते हैं यहां पर जो विभिन्न संप्रदाय थे, जैसे जो विभिन्न पार्टियां थी उनकी तरफ से कौन कौन लोग गए थे पहले गोलमेज सम्मेलन में। तो पहले देखते हैं यहां पर हिंदू महासभा, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ये। तो हिंदू महासभा की ओर से जो व्यक्ति प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए वो थे M.R. जयकर और मुंजे। ध्यान रखना, M.R. जयकर तथा एक दूसरे व्यक्ति थे हिंदू महासभा से जुड़े हुए B.S. मुंजे। ठीक है, हिंदू महासभा से ये लोग गए थे। और यदि हम देखें आगे तो उदारवादी नेताओं में उदारवादी कौन कौन शामिल थे इस गोलमेज सम्मेलन में, तो Y.C. चिंतामणि तथा दूसरे व्यक्ति जो इसमें शामिल हैं, सॉरी Y.C. नहीं है, C.Y. है, C.Y. चिंतामणि तथा तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, उदारवादियों की ओर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। मुस्लिम समुदाय की तरफ से कौन गया है, जरा देखिए। मुस्लिमों की ओर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन गए हैं, तो आगा खां, ये वही है जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अगले व्यक्ति हैं इसमें मोहम्मद शफी, ये मुसलमान लोगों की ओर से गए थे। ठीक, दलित वर्ग की ओर से देखें कौन गए थे। तो सबको पता है दलित वर्ग की ओर से कौन जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर।
दलित वर्ग की ओर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने हिस्सा लिया। एंग्लो इंडियन समुदाय की ओर से देखो कौन गए थे, ये महत्वपूर्ण बात है। यहां तक दिखाई दे रहा है नीचे तक, एंग्लो इंडियन पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है विद्यार्थियों कि बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों की तरफ से किस व्यक्ति ने भाग लिया। तो ये जो एंग्लो इंडियन है यही ईसाई हैं, अलग से नहीं है, ध्यान रखना। तो वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने ईसाई समुदाय या एंग्लो इंडियन की ओर से भाग लिया, वो है के.टी. पाल। ठीक है, वो कौन है, के.टी. पाल। ठीक है, के.टी. पाल शामिल हैं एंग्लो इंडियन समुदाय की ओर से। और यदि हम देखें सिखों की ओर से कौन शामिल है, तो सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सिखों की ओर से, चाहो तो आप नोट कर लेना, सिखों की ओर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, सरदार पूर्ण सिंह। ध्यान रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस वर्ग से कौन भाग लेने गया था। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आप यहां स्पष्ट देख रहे होंगे कि कहीं कांग्रेस का नाम नहीं आया है। आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि इस पूरे प्रकरण में एक बार भी कांग्रेस का नाम नहीं आया, कांग्रेस कहीं नहीं आई। और कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है उस समय पे। भारत का सबसे बड़ा जन समुदाय जो है कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, और इस सम्मेलन में कांग्रेस का कहीं नाम ही नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट सी बात है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। वो हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल एक गोलमेज सम्मेलन ही ऐसा है जिसमें कांग्रेस गई है, वो है दूसरा। तो ना तो पहले में ना ही तीसरे में। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, यह महत्वपूर्ण बात है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इससे जुड़ा हुआ वो आपको पता होना चाहिए, वो ये कि इसी गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, इसी गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को रखा। इसी गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को रखा। और अगर आपको याद होगा तो हम पिछले कई लेक्चर्स में पृथक निर्वाचन मंडल को डिस्कस कर चुके हैं, सेपरेट इलेक्टोरल जोन, जो हमने 1919 में भी देखा था और फिर हमने 1935 के अधिनियम में भी इसकी चर्चा की थी। यानी अभी भी यदि हम इसकी चर्चा करना चाहें तो सामान्य शब्दों में यह समझ लो कि दलित वर्ग को डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से यह कहा कि दलित वर्ग जो है वो हिंदुओं से अलग है, वो हिंदू समुदाय में शामिल नहीं है, और उसे हिंदुओं से अलग मान करके, ठीक है, उसके साथ अल्पसंख्यक वर्गों की तरह व्यवहार किया जाए। यानी दलितों को हिंदुओं से उन्होंने अलग माना, उन्होंने कहा ये दलित वर्ग हिंदुओं में शामिल नहीं है, इनको अल्पसंख्यक वर्गों की तरह ट्रीट किया जाए, और जैसे अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे उसमें मुसलमान हो चाहे सिख हो, जैसे उनको पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया है, वैसे ही दलित वर्गों को भी पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को हिंदुओं से अलग करने की वकालत प्रथम गोलमेज सम्मेलन में की। ध्यान रखेंगे, इसी गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को रखा। अब मांग स्वीकार हुई नहीं हुई वो बात का विषय है। कुल मिला के चीज यहां पर इतनी हुई कि इन सभी लोगों ने अपने अपने पक्षों को सम्मेलन में रखा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इनमें एकता नहीं थी, इसलिए कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, इस पूरे सम्मेलन में कांग्रेस कहीं नहीं है, और कांग्रेस नहीं है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान राम के बिना रामलीला। तो आप ही मुझे बताइए, भगवान राम के बिना रामलीला हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, कोई मतलब ही नहीं बनता। उसी प्रकार से यहां पर है, यानी सब लोग शामिल हैं, जो हैं वो हैं ही, और हर व्यक्ति जो है शामिल है, लेकिन जिसको शामिल होना चाहिए वो नहीं है, और वो है कांग्रेस। तो स्पष्ट सी बात है, जब कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया तो ये सम्मेलन हो गया विद्यार्थियों असफल। ठीक है,
जब कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया तो ये सम्मेलन विद्यार्थियों असफल हो गया। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये। ठीक, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने देखा, उसकी महत्वपूर्ण बातों को हमने यहां पर जाना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हमने देखा कि कांग्रेस में शामिल नहीं है, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गले में थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे, और हाँ, कोरोना नहीं है, ये सामान्य सर्दी है, तो कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि मास साहब तुमको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो मास साहब को कोरोना नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो फिलहाल ये था गोलमेज सम्मेलन। आप देखेंगे 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला है। टोटल 89 सदस्य हैं। हिंदू महासभा से एम.आर. जयकर और मुंजे, उदारवादियों की तरफ से सी.वाई. चिंतामणि तथा तेज बहादुर सप्रू, ये सदस्यों के नाम याद रखना पेपर में, ठीक है। मुस्लिम समुदाय की ओर से आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद शफी भी है, उनका नाम मैंने छोड़ दिया है, बस याद रखिएगा। दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर, और इसी सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों को हिंदुओं से अलग मान करके उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अंग्रेजों के सामने रखा। ईसाई या एंग्लो इंडियन समुदाय की ओर से के.टी. पाल जो हैं इस सभा में भाग लेने के लिए गए थे, और स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, इसीलिए यह सम्मेलन हो गया असफल। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर, और आगे आप हेडिंग डाल रहे हैं यहां पर अब देखो यहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नहीं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण घटना होगी, उसको हम देखेंगे। तो हमने देखा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो असफल हो गया, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो असफल हो गया। असफल होने का कारण आप लोगों के सामने है, वो क्या है? वो है कि कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, और जब कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, इसलिए यह सम्मेलन असफल हो गया। अब यह बहुत ही जरूरी है कि कांग्रेस को कैसे भी करके इस सम्मेलन में शामिल किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस बात के प्रयास शुरू कर दिए कि कांग्रेस को मनाया जाए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, इस कारण से पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। तो इरविन ने विचार किया कि हमें कैसे भी करके कांग्रेस को जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भाग लेने के लिए मनाना पड़ेगा। अब पूरी कांग्रेस को तो मनाया नहीं जा सकता, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको अगर मना लिया तो समझो कांग्रेस ही मन गई, और वो महान व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी इस समय पर जेल में है। जेल में क्यों है? क्योंकि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, इसलिए अभी वो जेल में बंद हैं 90,000 अन्य लोगों के साथ, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी जेल में है, तो सबसे पहले अब जेल में जाकर के बात थोड़ी होगी, इसीलिए इरविन ने तुरंत के तुरंत गांधी जी को रिहा करने का आदेश दिया। ठीक है, 19 जनवरी तक ये अधिवेशन चला है, जो पहला गोलमेज सम्मेलन है 19 जनवरी तक चला, फिर असफल हो गया। तो 26 जनवरी 1931 को लॉर्ड इरविन के आदेश पर महात्मा गांधी को जेल से छोड़ दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा करने के पीछे उद्देश्य क्या था? कि गांधी जी को मनाना कि वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सुनिश्चित करें। इसके लिए गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, और फिर ठीक है, उसके बाद तेज बहादुर सप्रू, देखिए ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, इसके बाद तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने प्रयास शुरू किए गांधी जी को मनाने के। इसके बाद तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, इन दोनों ने मीडिएटर का काम किया गांधी जी और इरविन के बीच में। ठीक है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ वो किसके प्रयासों से हुआ? तो आप जवाब देंगे तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, ये दोनों उदारवादी हैं, और इन्होंने मीडिएटर की भूमिका निभाई गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। और इन्हीं दोनों के प्रयासों से विद्यार्थियों 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक बातचीत हुई, 17 फरवरी 1931 को, और फाइनली
गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। ये ध्यान रखना है किसके प्रयासों से हुआ है, तो ऊपर नाम लिखा हुआ है तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। इनके प्रयासों से ये समझौता हुआ है। ठीक है, कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। डेट लिख देता हूं यहां पर। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ है जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसके प्रयासों से हुआ है, तो ऊपर नाम लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर। इनके प्रयासों से यह समझौता हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? इनके प्रयासों से। अब इस समझौते की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, ये जरा हम जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी हम कहते हैं। दिल्ली पैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि दिल्ली में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौते का एक अन्य नाम और भी है, वो हम ध्यान रखेंगे, वो है दिल्ली पैक्ट। तो पेपर में वैसे तो जो ज्यादा फेमस नाम है वो गांधी इरविन समझौता ही है, लेकिन हो सकता है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी आ जाए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो यहां पर गांधी इरविन समझौते की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि दिल्ली में हुआ था। अब दिल्ली पैक्ट किसके बीच में हुआ है? महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन के बीच में। अब यहां पर कुछ समझौते हुए, कुछ मांगे रखी गांधी जी ने, कुछ मांगे रखी लॉर्ड इरविन ने, और फाइनली एक समझौता हो गया। तो हम जान लेते हैं गांधी इरविन समझौते की शर्तें क्या हैं। तो पहली जो शर्त गांधी जी ने रखी वो ये कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई। शब्दों पर ध्यान देंगे। राजनीतिक कैदियों की रिहाई। महात्मा गांधी ने पहली मांग रखी, जो पहली मांग रखी जिसे इरविन ने स्वीकार कर लिया, वो था राजनीतिक कैदियों की रिहाई करो। गांधी ने कहा जितने भी राजनीतिक कैदी जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की जाए। और शायद आपको याद हो, यही वो समय था जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, ये सभी लाहौर की सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और भूख हड़ताल किसके लिए थी? कि इन्हें राजनीतिक कैदियों का दर्जा दिया जाए। शायद आपको याद होगा। लेकिन एक शर्त यहां और भी थी कि रिहाई केवल उन्हीं की हो जो हिंसक घटनाओं में लिप्त नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो हिंसक घटनाओं में लिप्त है तो भले राजनीतिक कैदी हो, उसकी रिहाई नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं यहां पर? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई होगी, लेकिन किसकी? उन्हीं की जिनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं ना? इसी चीज को लेकर के गांधी जी की आलोचना भी हुई। क्यों आलोचना हुई? क्योंकि गांधी जी ने यहां पर एक बार भी भगत सिंह तथा सुखदेव और राजगुरु का जिक्र नहीं किया। लोगों का ऐसा मानना है कि यदि गांधी जी चाहते तो इस समझौते में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को टलवाने का प्रयास कर सकते थे। बिल्कुल ऐसा कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो इस बात को लेकर गांधी जी का विरोध भी हुआ, जो हम आगे देखते हैं। तो पहली चीज यहां पर ये कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। दूसरी चीज ये नमक बनाने की छूट दी जाए। नमक बनाने की छूट दी जाए। हमने सविनय आंदोलन पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा दांडी मार्च को। तो दांडी मार्च को करने का जो बेसिक रीजन था वो यही था कि लोगों को नमक बनाने की छूट मिले। ठीक है ना, जो नमक पर टैक्स है उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, तो नमक बनाने की छूट मिले, इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया इरविन के द्वारा। एक मांग और रखी गई गांधी जी के द्वारा, वो ये
कि जिन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया है, सरकार उन्हें वापस लेने में उदारता दिखाएगी। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम ये भी कर लेते हैं। अब कुछ मांगे ऐसी थी जो गांधी जी ने स्वीकार की लॉर्ड इरविन की ओर से, जैसे वो मांग थी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करो, तो गांधी ने कहा चलो ठीक है कर देते हैं। लॉर्ड इरविन ने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करो, गांधी ने कहा चलिए ठीक है कर देते हैं। तो इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, अगली मांग इरविन ने गांधी जी से की कि आप सुनिश्चित कीजिए कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। ठीक है, इरविन ने गांधी जी से यह गारंटी ली कि आप तय कीजिए कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा तो उसमें कांग्रेस भाग ले 100%। गांधी ने कहा ठीक है, मैं गारंटी देता हूं कि अब कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएगी। अगली चीज जो लॉर्ड इरविन ने इसमें कहलवाई वो ये कि आप ये भी वादा कीजिए कि भारतीय लोग विदेशी सामानों का बहिष्कार नहीं करेंगे। हमने देखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पे जो विदेशी व्यापार था उसको हानि हुई। ठीक है, अंग्रेजों के व्यापार घट गए, बहुत बुरी तरह से घट गए। मैंने शायद आपको एक आंकड़ा भी बताया था, और आंकड़ा ये था बच्चों कि भारत का जो आयात था वो घटकर 1/3 रह गया। सिगरेट का आयात जो है 1/6 रह गया, और तकरीबन 14 अंग्रेजी मिलें जो है बंद हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो लॉर्ड इरविन ने यह भी कहा कि आप तय कीजिए कि भारतीय लोग जो है विदेशी सामानों का बहिष्कार करना तत्काल बंद करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो गांधी इरविन पैक्ट के दौरान कही गई, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब जब ये सब हुआ, जब ये समझौता हुआ, तो इस समझौते के संबंध में के.एम. मुंशी का एक कथन है जो आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो जब ये समझौता हुआ, जब ये दिल्ली पैक्ट हुआ, तो दिल्ली पैक्ट के संबंध में विद्यार्थियों के.एम. मुंशी का एक कथन है जो आपको पता होना चाहिए। क्या कथन है जरा हम देखते हैं। कथन है किसका? के.एम. मुंशी का, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में। क्या कथन है? कथन है कि दिल्ली पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता भारतीय संविधान के इतिहास में युग प्रवर्तक घटना है। के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारतीय इतिहास में युग प्रवर्तक घटना कहकर पुकारा। ध्यान रखेंगे, के.एम. मुंशी का कथन है। के.एम. मुंशी ने कहा कि गांधी इरविन समझौता भारतीय इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो है एक युग प्रवर्तक घटना है जो कई वर्षों में एक आध बार ही होती है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। सही है ना। तो ये था विद्यार्थियों गांधी इरविन समझौता। अब इस समझौते का असर क्या पड़ा भारतीय जनता पर, भारतीय लोगों पर? तो मैं स्पष्ट कर दूं, इस समझौते का जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया। ठीक, इस समझौते का विद्यार्थियों जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया। विरोध का कारण क्या था? तो विरोध का कारण यह था कि इन दोनों लोगों ने यह कहा कि महात्मा गांधी ने बिना पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया है। इन दोनों लोगों ने, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी के ऊपर यह आरोप लगाया कि हमने जो लक्ष्य सेट किया था पूर्ण स्वराज का, उस लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना ही आपने समझौता कर लिया। ठीक है, आपको याद होगा कि 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बनाया। उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस समझौते का यह कहकर विरोध किया कि आपने बिना
पूर्ण स्वराज की मांग को ध्यान में रखे हुए ही ये समझौता कर लिया। अब हम जरा देखते हैं गांधी इरविन समझौते से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पता होने चाहिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे। ठीक है, चलिए इसे मैं हटा देता हूं। अब हम देखते हैं इस समझौते के अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं, जैसे जरा देखते हैं। अब यह समझौता हो गया 5 मार्च 1931 को, यह समझौता गांधी तथा इरविन के बीच में हो गया। ठीक, अब इस समझौते की पुष्टि के लिए कि यह समझौता हाँ वाकई में ऑफिशियली हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस समझौते को प्रस्ताव में बदलने के लिए, इसके समझौते को प्रस्ताव में पास करने के लिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ 1931 में। ठीक है, इस समझौते को पास करने के लिए मार्च 1931 में कांग्रेस का लाहौर में विशेष अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, इस समझौते के इस अधिवेशन के जो अधिवेशन हुआ है 1931 में, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो कि मार्च महीने में हुआ है। विशेष इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के सामान्य अधिवेशन होते हैं विद्यार्थियों दिसंबर में, है ना, वो सामान्य अधिवेशन है। लेकिन अगर कोई जरूरी बात आ जाए जिस पर बैठक करना अनिवार्य हो, तो ऐसी स्थिति में जो सम्मेलन होगा वो पहले भी हो सकता है। तो दिसंबर से अगर पहले कोई भी अधिवेशन होगा तो हम उसे कहेंगे विशेष अधिवेशन। तो ये विशेष अधिवेशन ही है, इसलिए क्योंकि कब हुआ है, मार्च महीने में। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष है विद्यार्थियों इसके सरदार पटेल। तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ और विद्यार्थियों इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी का विरोध हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी का विरोध हुआ। इसी अधिवेशन में जब गांधी जी भाग लेने के लिए पहुंचे यहां पर, इस अधिवेशन में जब गांधी जी भाग लेने के लिए पहुंचे तो विद्यार्थियों उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, इस अधिवेशन में जब गांधी जी भाग लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध का कारण क्या था? तो विरोध का कारण था भगत सिंह की फांसी। ठीक है ना, लोगों में भगत सिंह के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और जब दिल्ली पैक्ट में, जब गांधी इरविन समझौते में जिक्र ही नहीं हुआ भगत सिंह का, तो युवाओं में इसको लेकर असंतोष व्याप्त हुआ, है ना। युवाओं ने महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए और इसी समय पर महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी के एक सेंटेंस है इसको लेकर, महात्मा गांधी ने इसी समय कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक है, ये सेंटेंस ध्यान रखना। इसी अधिवेशन में गांधी जी का जब विरोध हुआ तो गांधी जी ने कहा था आप गांधी को मार सकते हो लेकिन गांधीवाद को नहीं मार पाओगे। ठीक, इसी अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण बात है ये। और जैसा कि जिस कारण से यह अधिवेशन बुलाया गया था वो पूरा हुआ। कारण क्या था? गांधी इरविन समझौते को मान्यता देना। तो इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिल्ली पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। दिल्ली पैक्ट मतलब सबने गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी अधिवेशन में विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पेपर में, एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। इसी अधिवेशन में
मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम को भी स्वीकार किया गया। इसी अधिवेशन में मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा आर्थिक कार्यक्रम को भी स्वीकृति दे दी गई। और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इस मूल अधिकार का प्रस्ताव किसने तैयार किया था मेरे बच्चों? तो इस मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे इस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। बात समझ पा रहे हैं? इसी कांग्रेस अधिवेशन में मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम स्वीकार हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। और इसी समय पर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा कि ये लाहौर कांग्रेस अधिवेशन महात्मा गांधी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा है। ध्यान रखना, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन महात्मा गांधी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा है। और ये कोट भी यूपीपीसीएस पूछ चुका है एक एग्जाम में, यूपीपीएससी एक एग्जाम में पूछ चुका है पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, कि किस कांग्रेस अधिवेशन में या किसने कहा था कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन महात्मा गांधी की जो लोकप्रियता है उसकी पराकाष्ठा है। तो ये सेंटेंस है सुभाष चंद्र बोस का, और उन्होंने ये सेंटेंस कहा था महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, इस तरीके से विद्यार्थियों ये था कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो मार्च में हुआ। और इस अधिवेशन में दिल्ली पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। दिल्ली पैक्ट को स्वीकार करने का मतलब यह था कि महात्मा गांधी तथा इरविन के बीच जो भी समझौते हुए हैं वो मान्य हो गए, यानी सवर्णवादी आंदोलन समाप्त हो गया। और गांधी ने यह भी कहा कि हाँ, अब कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो विद्यार्थियों अगली क्लास में हम जानेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे सांप्रदायिक पंचाट, यानी पहले हम देखेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बाद उसमें कांग्रेस भाग लेने जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड, और फिर हम पढ़ेंगे पूना समझौता। पूना पैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी तथा BR अम्बेडकर के बीच में ये हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे हम अगली क्लास में। तब तक आप लोग हमसे जुड़े रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।